हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी को पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी हमें पढ़नी है और किस किस डिसेबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी को पूरा कवर करेंगे और सारे लर्निंग डिसेबिलिटी को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सीटेट जुलाई 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हो कि आपको सीडीपी पे 30 आउट ऑफ 30 आए, तो एक एक टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िए और जो भी सेशन चल रहे हैं, जो भी सीरीज चल रही है सीडीपी की, उसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लर्निंग डिसेबिलिटी यानी एलडी के नाम से हम जानते हैं अधिगम की कठिनाई, यानी पढ़ने में जब कठिनाई आती है, कुछ सीखने में कठिनाई आती है, तो वो सब क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं उसको, और उसको हम बोलते हैं अधिगम में कठिनाइयां होना लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट होता है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी इज ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हम इसे बोलते हैं। बहुत बार लर्निंग डिसेबिलिटी को लर्निंग डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था सीटेट में कि लर्निंग डिसेबिलिटी में एक डिसेबिलिटी को दे दिया गया था, जैसे डिस्ग्राफिया को दे दिया गया था, और उसमें बताया बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन ये था कि क्या ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, यानी आपके माइंड में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी के कारण जो डिसऑर्डर पैदा होता है, उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी मेंटल डिसऑर्डर, आपके ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि क्या लर्निंग डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो यस, बिल्कुल, लर्निंग डिसेबिलिटी इज ए पार्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए, तो अभी हम क्या बोल रहे थे? A learning disability is a neurological condition which affect the brain ability to send, receive and process information। यानी दिक्कत क्या आती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी ब्रेन एबिलिटी, यानी आपका दिमाग से रिलेटेड एबिलिटी होता है, जो कि ब्रेन से रिलेटेड जो भी एबिलिटी होता है उसको क्या करता है? प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। जैसे आप किसी भी मैसेज को आप भेजना है, आपको रिसीव करना है या उसमें कुछ फेरबदल करना है, यानी प्रोसेस करना है, तो उसमें दिक्कत आती है और उसी को कहते हैं इफेक्ट इन ब्रेन एबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, अ चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी मे डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड विथ जनरल कॉम्प्रिहेंशन। यानी लर्निंग डिसेबिलिटी में हम किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, क्या क्या आता है? बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आएगी, लिखने में दिक्कत आएगी, बोलने में दिक्कत आएगी, सुनने में दिक्कत आएगी, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आएगी, जनरल कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, और जनरल कॉम्प्रिहेंशन मतलब किसी चीज को समझने में दिक्कत आएगी, वो होती है लर्निंग डिसेबिलिटी। समझ में आ रही है बात? चलिए, इस स्थिति की शुरुआत में बच्चों को बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में और शब्दों के उच्चारण में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यानी बच्चों को बोलने में दिक्कत आती है, अभी मैंने बताया, लिखने में, पढ़ने में और शब्दों का उच्चारण में, यानी बच्चे अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, है ना, ज्यादा दिक्कत होती है। कम यानी देख, प्रोनाउंस करना किसी चीज को और बहुत ज्यादा प्रोनाउंस नहीं कर पाना, बिल्कुल अच्छे से बोल नहीं पाना, वो सब क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी। सीखने में उनका मन नहीं लगता, यानी कोई भी चीज आप सिखाओ, आप लर्न कराओ, तो बच्चे को मन नहीं लगता, बच्चे एक जगह टिक के रहते नहीं है, उनका माइंड थोड़े थोड़े देर पे क्या करता रहता है? घूमते रहता है, थोड़े थोड़े देर पे फ्लक्चुएट करता है ना, स्थिर नहीं रहते हैं बच्चे, और वह चीजों से जी चुराने और उससे भागने की कोशिश करते हैं। यानी आप उनको कुछ समझाना चाहोगे ना, तो वो इस कस में लगे रहते, ऐसी कोशिश करते हैं ना कि वहां से किसी भी तरह आप उनका पीछा छोड़ो और वो वहां से भाग चले, है ना। तो ये सब लक्षण क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, यानी अधिगम में कठिनाई लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, अब कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी को हमें पढ़ना है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट डिस्लेक्सिया,
ठीक है। उसके बाद डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया एंड डिस्मॉर्फिया, है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी आर समटाइम कॉल्ड लर्निंग डिसऑर्डर, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी को लर्निंग डिसऑर्डर के नाम से भी हम जानते हैं और कभी कभी हम लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं। अब चलिए एक एक करके लर्निंग डिसेबिलिटी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला आयस वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आप हिंदी पेडागोजी पढ़ो, इंग्लिश पेडागोजी पढ़ो, आप मैथ्स पेडागोजी पढ़ो, आप साइंस पेडागोजी पढ़ो, ईवीएस पेडागोजी पढ़ो या सीडीपी पढ़ो, सभी से लर्निंग डिसेबिलिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 4 से 5 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझा और एक एक डिसेबिलिटी को समझ लिया, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और पढ़ते हैं हम डिस्लेक्सिया क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, डिफिकल्टी इन रीडिंग, यानी पढ़ने में कठिनाई होती है ना। पठन संबंधित विकार इसको बोलते हैं। डिस्लेक्सिया को क्या बोलते हैं? पठन संबंधित विकार, यानी डिफिकल्टी इन रीडिंग। These children might seen reversing letter or write backward. Sometimes see dyslexia as a visual issue, है ना। ये ऐसे बच्चे कैसा लिखते हैं? अक्सर रिवर्स लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, बैकवर्ड लिखते हैं। ऐसे बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है। जैसे कि आप देख रहे हो, एक नॉर्मल बच्चा किस तरह लिखेगा? इस तरह लिखेगा, ठीक है। नॉर्मल बच्चा कैसे लिखेगा? आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नॉर्मल बच्चे का है और ये किसका है? ये एक डिस्लेक्सिया वाले बच्चे की, यानी जिसको पठन संबंधित विकार होता है वो डिस्लेक्सिया होती है। और उसको उन सब बच्चे किस तरह लिखते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मैंने बताया, नॉर्मल चाइल्ड का ऐसा रहेगा और जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे रहेंगे वो इस तरह से, उनके माइंड में कुछ उथल पुथल मची रहती है, ठीक है। तो एक नॉर्मल बच्चा कैसे लिखेगा आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस फिगर में आप देख सकते हो। और यहाँ पर है जो एक डिस्लेक्सिया से प्रभावित यानी पठन संबंधित विकार जिस बच्चे में पाया जाएगा वो इस तरह लिखेगा। अब ऐसे बच्चे क्या करेंगे? अक्षरों को उल्टा लिखेंगे। जैसे अगर बच्चों को 100 लिखना होगा SAW, तो वो उल्टा लिख लेंगे, वॉज लिख देंगे WAS, वॉज, यानी उल्टा लिखेंगे। अगर बच्चों को B लिखना होगा तो बच्चे D लिखेंगे, अगर D लिखना होगा तो B लिखेंगे। हर चीज क्या लिखेंगे? रिवर्स में लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, बैकवर्ड लिखेंगे। अगर बच्चे को 6 लिखना है ना तो बच्चे क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। 9 और 6 लगभग एक जैसा लिखा जाता है। बहुत लोग 6 इस तरह लिखते हैं और 9 इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो वो उल्टा लिखेंगे, है ना। तो B और D में कंफ्यूज रहेंगे बच्चे, कंफ्यूजन का सिचुएशन उनके साथ रहता है। वॉज को 100 लिखेंगे, है ना। एक एक करके धीमी गति से पढ़ना, यानी धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो बच्चा देखिए पढ़ेगा पढ़े में जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आएगी उसको ऑब्वियस है कि लिखने में भी दिक्कत आएगी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डिस्लेक्सिया क्या है, क्या ये पठन संबंधित विकार है या लेखन संबंधित विकार है या दोनों है? तो पठन एंड लेखन संबंधित विकार भी होगा, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ रहा है गलत, वॉज को 100 पढ़ रहा है तो 100 को वॉज लिखेगा भी वो गलत, B को D पढ़ रहा है तो B को D लिखेगा भी वो गलत, ठीक है। दृष्टि और स्मृति संबंधित कठिनाई होती है, यानी बच्चों को याद करने में भी दिक्कत आती है। डिस्लेक्सिया वाले बच्चे किसी भी चीज को ज्यादा देर तक याद नहीं रखते हैं और याद भी होता है तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये होता है डिस्लेक्सिया का लक्षण। समझ में आया? डिस्लेक्सिया वेरी इंपॉर्टेंट है, रीडिंग संबंधित विकार है और इवन समटाइम कॉल्ड राइटिंग डिसऑर्डर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला डिसऑर्डर है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब क्या होता है? डिस का मतलब होता है किसी चीज की कमी एंड कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड। आप अगर पार्ट में तोड़ोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। डिस का मतलब है किसी चीज की कमी, ठीक है। और कैलकुलिया का मतलब है कैलकुलेशन से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड। समझ में आ रही है बात? ठीक है। It is difficulty in learning or comprehending arithmetic, such as difficulty in understanding number, learning how to manipulate number, and learning a fact in mathematics. It is generally seen as a specific developmental disorder. इसको हम developmental disorder भी कहते हैं। अर्थमेटिक से रिलेटेड यानी मैथ से रिलेटेड डिसऑर्डर है। बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, बच्चों को नंबर अच्छे से याद नहीं रहेगा, बच्चे नंबर को मैनिपुलेट यानी फेर बदल करने में दिक्कत आएगी, बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, है ना।
मैथ से रिलेटेड जो फैक्ट बताए जाते हैं वो नहीं याद रहता है। तो बेसिकली आप हम कह सकते हैं कि जो भी कैलकुलेशन, नंबर, मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है, डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन से आप याद रखिएगा, जैसे आप कैलकुलेट करने के लिए क्या रखते हो, कैलकुलेटर का यूज करते हो, है ना। तो उसी तरह कैलकुलिया है, और कैलकुलेटर पे किसको कैलकुलेट करते हो, नंबर को करते हो, है ना। इसका संबंध लिखने के में बाधिता से, गणित कार्य में करने में कठिनाई होती है, संख्याओं को पहचानने में समस्या होती है, यानी नंबर को समस्या पहचानने में समस्या, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, आकृति विभेद में भी समस्या होती है। जैसे बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायर को कभी रेक्टेंगल भी बता सकते हैं और रेक्टेंगल को स्क्वायर भी बता सकते हैं, है ना। और इनके फॉर्मूला, जैसे आपको स्क्वायर का अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो ए स्क्वायर निकालोगे तो ये एल इंटू बी भी बता सकते हैं, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट विकार हम पढ़ेंगे, कौन सा विकार हमें पढ़ना है, नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। अब यहाँ पे फिर से आप देखो कैसे इसको तोड़ो, इस वर्ड को तोड़ो। डिस मतलब होता है कमी, ग्राफिया मतलब होता है लेखन संबंधित विकार। लेखन संबंधित विकार क्या होता है, डिस्ग्राफिया। यानी ग्राफ मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब क्या होता है, लिखने से रिलेटेड, है ना। लिखने से, ड्रॉ करने से रिलेटेड क्या होता है, ग्राफ। ग्राफ वर्ड किससे आया, लिखने और ड्रॉ करने से रिलेटेड। तो ऐसा विकार, ऐसी कमी जिसमें बच्चे को किसमें परेशानी आती है, लिखने में परेशानी आएगी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इफेक्ट अ पर्सन हैंड राइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल, पुअर हैंड राइटिंग, डिफिकल्ट विथ राइटिंग एंड स्पेलिंग। यानी बच्चों की फाइन मोटर स्किल जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है। फाइन मोटर स्किल का मतलब क्या होता है, जो आपकी फिंगर होती है, जो कि छोटी मसलें होती हैं, है ना, वो फाइन मोटर स्किल में आती है, और जो कि आपकी बड़ी मसलें होती हैं वो किस में आती है, ग्रॉस मोटर स्किल में आती है। तो देखिए, अगर लिखने का काम आप किससे करोगे, कोई भी बच्चा लिखने का काम किससे करेगा, अपने फिंगर का यूज करके करेगा। तो इसमें कोऑर्डिनेशन बच्चे नहीं बना पाते हैं, वो अच्छे से पेंसिल को पकड़ नहीं पाते हैं, और लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह से कुछ बच्चे लिखेंगे। यानी डिस्ग्राफिया का मतलब ही है कि आपको हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, पुअर हैंड राइटिंग होगी, डिफिकल्टी राइटिंग एंड स्पेलिंग, आप अच्छे से स्पेलिंग नहीं लिख पाओगे, है ना, ऊपर लाइन पर नहीं लिख पाओगे, ऊपर नीचे लिखोगे, है ना। तो ये सब डिफिकल्टी किसमें आपको दिखती है, डिस्ग्राफिया में। इसमें बाधित बच्चा द्वारा लिखे गए शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। अब बच्चे ने तो लिख दिया ये, लेकिन आप अगर टीचर हो तो इसको आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे कि बच्चा आखिर लिखा क्या है, बच्चे के लिखने का मतलब क्या है। लेखन में धीमी, यानी उनकी स्पीड जो रहेगी ना वो बहुत धीरे रहेगी, बहुत स्लो लिखते हैं बच्चे, बहुत धीरे धीरे लिखते हैं ना। और एवं त्रुटिपूर्ण, यानी गलत भी लिखते हैं, धीरे भी लिखते हैं। बालक शीघ्र थक जाता है, यानी एक और इसमें इसकी परेशानी क्या होती है, इसका सिम्टम्स क्या होता है कि बच्चे जल्दी टायर्डनेस फील करते हैं, थक जाते हैं, उंगलियों में दर्द फील करते हैं ना। लेखन संबंधित कार्यों में कठिनाई होगी, और शब्दों और वाक्यों के बीच में अंतराल अनियमित होता है। यानी जो गैप होता है ना, अंतराल का मतलब क्या होता है, एक वर्ड लिखे उसके बाद दूसरा वर्ड, तो बीच में आप गैप देते हो, ठीक है ना। तो वो गैप नहीं देंगे बच्चे, एक वर्ड लिखने के बाद दूसरा वर्ड लिखना स्टार्ट कर देंगे विदाउट किसी गैप, विदाउट किसी स्पेस, विदाउट किसी अंतराल। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट विकार पढ़ेंगे हम। डिस्ग्राफिया समझ में आ गया। नेक्स्ट है अफेजिया। व्हाट इज अफेजिया, कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी लैंग्वेज कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, भाषा संबंधित विकार इसको हम बोलते हैं। बच्चे को किसी भी लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में, अपने लैंग्वेज को दूसरे तक पहुंचाने में, है ना, रिसीव करने में, सेंड करने में, है ना, प्रोसेस करने में दिक्कत आती है। अफेजिया इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज। इम्पेयरमेंट यानी आपको भाषा पर पकड़ नहीं रहेगी, भाषा को आप अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने में दिक्कत आएगी। अफेक्टिंग द प्रोडक्शन, यानी अपने भाषा को निकालने में, कॉम्प्रिहेंड करने में यानी समझने में, स्पीच एंड एबिलिटी टू रीड एंड राइट में दिक्कत आएगी। यानी लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर यानी भाषा संबंधित विकार कौन सा होता है, अफेजिया होता है। समझ में आया। अफेजिया का मतलब क्या है, मतलब क्या होता है, नहीं, फेजिया मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, कभी कभी क्या होता है बच्चों में स्पीच का जो होता है ना कंप्लीट लॉस हो जाता है, वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, और समझने में कॉम्प्रिहेंड मतलब क्या होता है, किसी चीज को समझना, तो समझने में दिक्कत आती है ना।
बच्चे क्या बोलते हैं, अब लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर है, भाषा संबंधित विकार है, तो बच्चे बोलने में हकलाते हैं। हकलाना समझे हो ना, किसी भी चीज को मैं बोलना, इस तरह से बच्चे बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन सा पढ़ना है। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया का मतलब है, डिस का मतलब है कमी और प्रैक्सिया का मतलब है मसल्स रिलेटेड, है ना, मोटर स्किल से संबंधित। मोटर स्किल से संबंधित देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल हमने क्या बताया, जो कि आपकी छोटी मसलें होती हैं वो फाइन मोटर। सूक्ष्म, और आपने पढ़ा होगा ना सूक्ष्म, और हिंदी में और क्या बोलते हैं, लघु और सूक्ष्म बोलते हैं शायद। तो फाइन मोटर जो उंगलियों से, और बड़ी मसले जैसे ये आपकी थाई हो गई, बड़ी मसले होगी ना, थाई हैंड हो गई, तो यहाँ पर बच्चों को कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि डिस्प्रैक्सिया इज ए लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल। यानी यहाँ पर डिस्प्रैक्सिया में कौन ज्यादा इफेक्टेड रहता है, आपका ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल डिफेक्टेड रहता है। ना आप अच्छे से चल पाओगे, ना कुछ लिख पाओगे, आपकी बड़ी और छोटी मसले दोनों अच्छे से काम नहीं करेगी। आपको अगर आपकी बड़ी मसल और छोटी मसल अच्छे से काम करेगी तो आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, आप अच्छे से खड़े हो जाओगे, आप अच्छे से चल पाओगे, है ना, अच्छे से लिख पाओगे। तो अगर क्वेश्चन आए कि डिस्प्रैक्सिया क्या है, तो डिस्प्रैक्सिया क्या है, ये है जब बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत आती है, कोऑर्डिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है ना, आप बैलेंस नहीं बना पाते हो खड़े होने में, चलने में, तो वो कौन होती है, डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। यानी मोटर स्किल वाले जो जितने भी अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रॉस और फाइन मोटर रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होता है वो कौन है, तो वो कौन है, डिस्प्रैक्सिया। जैसे यहाँ पे देखिए समटाइम कॉग्निटिव एंड मेंटल फंक्शन में भी आपको डिसऑर्डर दिखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ये मैंने इसलिए लिखा है आपके लिए कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि एक बच्चा है जिसको ब्रश करने में दिक्कत आ रही है, तो ब्रश किससे करेंगे, आप उंगलियों को पकड़ के करेंगे ना, तो अपनी उंगलियों की हेल्प से ब्रश करते हो, यानी उसको ब्रश करने में दिक्कत आ रही है, यानी डिस्प्रैक्सिया है, यानी आपके फाइन मोटर स्किल में दिक्कत है, ठीक है। तो दांतों में ब्रश करने में समस्या आती है, उसमें दिक्कत आती है, जूतों के फीते बांधने में, चीजों को पकड़ने में। अगर इन बच्चों को कहा जाए ना कि ये लो बॉल कैच करो, तो वो अच्छे से कैच नहीं कर पाएंगे और उनका बॉल उनके हाथ से छूट जाएगा। तो चीजों को पकड़ने में, रखने में, इधर उधर रखने में, उन्हें व्यवस्थित करने में, या ठीक से उठाने बैठने, या उठने और बैठने और चलने में दिक्कत आती है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, डिस्प्रैक्सिया। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कौन सा डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए, ठीक है। डिस्मॉर्फिया क्या होता है, व्हाट इज डिस्मॉर्फिया। आपने देखा होगा ना, ये भी मेंटल हेल्थ कंडीशन होता है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, डिस्मॉर्फिया का मतलब होता है कि बहुत लोगों में अपने फेस को लेके, अपने बॉडी फिगर को लेके, अपनी चाल ढाल को लेके, अपने अपीयरेंस को लेके क्या होती है, हमेशा डाउटफुल सिचुएशन रहते हैं, बट वो असमंजस में रहते हैं। क्या मैं सुंदर दिख रहा हूँ, क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ, क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ, क्या मेरा चेहरा अच्छा है, क्या मैं बहुत मोटी हूँ, क्या मैं बहुत पतली हूँ। इस तरह के क्वेश्चन माइंड में चलते रहते हैं और पूरा टाइम वो देखोगे कि मिरर के सामने, आईने के सामने अपने आप को देखते हैं, अपने अपीयरेंस को देखते हैं, अपने फिगर को देखते हैं, और इस तरह के डिसऑर्डर को हम बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। यू इंस्टेंटली फोकस ऑन योर अपीयरेंस, बॉडी इमेज, रिपीटेडली चेकिंग देयर मिरर, ग्रूमिंग एंड सीकिंग इंश्योरेंस समटाइम फॉर मेनी आवर ऑन ईच ईयर। मतलब दिन भर लगे रहते हैं, है ना, कभी कभी नहीं, दिन भर लगे रहते हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्मॉर्फिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना है हमें, क्या पढ़ना है अब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ADHD। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यानी बच्चों को अटेंशन में प्रॉब्लम होती है, बच्चे एक जगह टिक के नहीं रहते हैं, उनका माइंड जो है थोड़े थोड़े देर पे क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। थोड़ी देर कुछ करेंगे तो थोड़ी देर कुछ करेंगे, मतलब ऐसे बच्चे जो होते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के मतलब यानी ADHD वाले बच्चे, फुल फॉर्म पूछा जाता है, एक बार ध्यान रखिएगा। ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे क्या होते हैं,
इनका भी ये भी ब्रेन से रिलेटेड यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अफेक्ट हाउ यू पे अटेंशन, अटेंशन सीकर रहते हैं, है ना। सीट स्टिल एंड कंट्रोल योर बिहेवियर, इनका बिहेवियर कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है ना। इट हैपन इन ए चाइल्ड एंड टीन एज एंड कैन कंटिन्यू इनटू एडल्ट, यानी यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि ये जो लक्षण पाया जाता है बच्चों में भी पाया जाता है, जो टीन एज वाले बच्चे उनमें भी, और कभी कभी तो ये जो डिसऑर्डर है एडल्टहुड तक भी, आप मतलब बूढ़े भी हो गए हो तब तक ये डिसऑर्डर पाया जाता है। ध्यान बच्चे एक जगह केंद्रित नहीं कर पाते हैं, इसका कारण कक्षा में अनुशासनहीनता करते हैं, है ना। इस कारण कक्षा में अनुशासनहीनता करते हैं तथा शिक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब देखिए क्लास में कोई ADHD वाला बच्चा आ गया जो कि कभी इस बेंच पे जा रहा है, मैम क्लास में पढ़ा रही है, कभी उस बेंच पे चला जा रहा है, कभी वो लंच निकाल के खाने लग रहा है, कभी बुक रख रहा है, कभी कॉपी रख रहा है, यानी उसका दिमाग अस्थिर नहीं है, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है ना। तो इससे क्या होगा, आपका क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो बिगड़ेगा, तो शिक्षण में बाधा पड़ने की प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। तो ADHD इज द मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्टिक मेंटल डिसऑर्डर इन ए चाइल्ड, यानी अक्सर ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला अगर डिसऑर्डर है कौन है, ADHD, है ना। बॉयज आर मोस्ट लाइकली टू हैपन इट देन गर्ल, यानी ये ज्यादा किस में पाया जाता है, बॉय में पाया जाता है इन कंपेरिजन टू गर्ल, यानी ADHD ज्यादातर आपको लड़कों में दिखेगा, ठीक है। इट इज यूजुअली स्पॉटेड ड्यूरिंग द अर्ली स्कूल एज, अब इसका पता कैसे लगाएंगे, जब बच्चे अर्ली स्कूल एज में जाएंगे ना, जैसे बच्चों का प्री स्कूल में एडमिशन हुआ, बच्चा प्ले में है, फिर नर्सरी में गया, तो वहीं पर टीचर जो है वहां पर डिटेक्ट कर लेती है कि ये बच्चा किस टाइप का है, ADHD वाला बच्चा है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाला बच्चा है, क्योंकि वो एक जगह रहेगा ही नहीं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको क्या करना, आप समावेशी शिक्षा पर आपका ध्यान है, आपका फोकस है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को उस तरह की क्या कराई जाए, एक्टिविटी कराई जाएगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसमें एंगेज रह सके, वो एक जगह टिक सके, है ना। When a child begin to have problem paying attention, स्टार्ट करता है कब बच्चा, जब स्कूल में जाता है, अर्ली एज वाले स्कूल में, यानी नर्सरी, LKG, UKG वाले बच्चे में पकड़ में आ जाता है, ठीक है। अगला डिसऑर्डर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASD? ASD का मतलब है A फॉर ऑटिज्म, S फॉर स्पेक्ट्रम, D फॉर डिसऑर्डर। फुल फॉर्म सबका याद रखिएगा, ठीक है। क्या करता है ना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के जगह क्या दे देगा, स्ट्रक्चर दे देगा और डिसऑर्डर दे देगा, और जल्दी जल्दी में आप स्ट्रक्चर वाले को मार के चले आओगे, तो इसीलिए आपको ना ऑप्शन पूरा पढ़ना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, ठीक है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट इम्पेयर द एबिलिटी टू कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्ट, यानी ऐसे बच्चे, ऑटिज्म वाले बच्चे जो होते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। इससे भी क्वेश्चन बना था कि कौन से बच्चे होते हैं जो कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, है ना। आपने कुछ बोला और उसी चीज को, जैसे आपने बोला बच्चे को कि बच्चा लंच निकाल के अपना लंच फिनिश करो, वो बार बार यही बोलेगा, आपके बात को रिपीट करेगा, लंच निकालो, लंच फिनिश करो, लंच निकालो, लंच फिनिश करो, यानी रिपीटेशन रहता है उनकी बातों में, रिपीटेशन आपको दिखेगा। बच्चे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, बच्चे का दिमाग एक जगह नहीं रहेगा, है ना, थोड़े देर में कुछ, थोड़े देर में कुछ, है ना। तो कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे, यानी बच्चे दूसरे बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं, उनसे इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, सामना नहीं कर पाते हैं। आई कांटेक्ट, चेहरे का हाव भाव, शरीर की भाषा, यानी बॉडी लैंग्वेज उनकी अलग रहेगी और बच्चों से, है ना। मुद्रा के साथ कठिनाई, वो एक जगह अच्छे से टिक नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं, या हल्का आई कांटेक्ट करते हैं, यानी या तो आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे भी तो हल्का करेंगे, या फिर तुरंत फ्लैक्चुएट हो जाता है ना। और परिचित या अनपरिचित लोगों की अनदेखी कर सकते हैं, यानी अपने माँ बाप की भी अनदेखी कम। ये परिचित लोग में कौन आए, जो उसके परिवार के लोग हैं, माँ बाप हैं, तो उनको भी वो अनदेखा करते हैं, और जो परिचित नहीं अपरिचित लोग हैं उनसे तो वो करेंगे ही, है ना। उन्हें अन्य लोगों की भावनाओं और अनुभवों को समझना मुश्किल होता है, यानी आप क्या कहना चाह रहे हो उनसे उनको कोई मतलब नहीं है ना, वे अकेले खेलते हैं, यानी वो आम बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक से। बच्चे आपको देखोगे कि कोई बच्चा होता है जो अकेले ही गार्डन में आप देखोगे अकेले ही खेलता है, आम बच्चों के साथ वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा, उन लोग के साथ नहीं खेलेगा। वो कैसे बच्चे होते हैं,
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD, है ना। दूसरों द्वारा कहे गए शब्द को और वाक्य को तुरंत या बाद में दोहराते हैं। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि इससे क्वेश्चन बना था कि तुरंत और बाद में दोहराते हैं। अगर किसी दूसरे की बात अगर सुन ली तो वो कौन से बच्चे होते हैं, वो ADHD वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है वो हम आगे देखते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, उसको आप पढ़ लो, इससे क्वेश्चन बनता है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको हम RPWD कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPWD, यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब आया था, तो आपको याद रखना है 2016 में आया था, यानी 2016 में आया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि RPWD एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब ये इस जो ये एक्ट है ना, ये बहुत सारे रिफॉर्म्स के साथ आया था। क्या था रिफॉर्म्स वो देखते हैं। सबसे पहले इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016, है ना। दिव्यांग बोलेंगे, है ना। दिव्यांग वर्ड का यूज हमें करना है, ये नहीं कि हम विकलांग का यूज करेंगे। कभी कभी विकलांग भी लिख देता है, तो विकलांग नहीं करना है। वो ऐसे लोग को हम क्या बोलेंगे, दिव्यांग बोलेंगे। यानी दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016। कौन सी मिनिस्ट्री इस एक्ट को लेके आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, याद रखिएगा। अब इसको पढ़ेंगे, ये है क्या एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। यह दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 1905 का संशोधित नया रूप है, यानी सबसे पहले ये एक्ट कब आया था, 1905 में आया था, ठीक है। तो ये 2016 वाला क्या है, ये संशोधित है। संशोधित का मतलब क्या होता है, कुछ चेंजेस के साथ, कुछ रिफॉर्म्स के साथ 2016 में इस एक्ट को दोबारा लाया गया। सबसे पहले कब आया, 1995, यानी 1995 में आया। और उसके बाद कुछ बदलाव के साथ उसमें लगा कि कुछ चेंजेस लाना चाहिए, कुछ बदलाव लाए गए, कुछ रिफॉर्म्स किया गया, और 2016 में फिर से ये क्या आया, ये एक्ट को लाया गया। इसके नाम में भी चेंजेस लाया गया। पहले क्या था, अब क्या है, दोनों हम पढ़ेंगे, ठीक है। यह दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 1995 का संशोधित नया रूप है। 1995 दिव्यांगन अधिकार अधिनियम में केवल 7 अशक्यताएं यानी विकलांगता यानी डिसेबिलिटी थी। यानी जब सबसे पहले कब आया था, इस पर ध्यान दीजिएगा, 1995 में। जब 1995 में दिव्यांग लोगों, जो लोग बच्चे थोड़े से जो बच्चे डिसेबल हैं, उनके लिए ये लाया गया था। जब 1905 में पहली बार ये जब एक्ट बनी थी, तो उस टाइम केवल 7 था, है ना। केवल 7 ही ऐसी डिसेबिलिटी को इसमें इंक्लूड किया गया था जो बच्चों के डिसेबिलिटी से रिलेटेड थे। लेकिन 2016 में RTWD एक्ट के तहत कुल 21 विकलांगताएं आई, और 2016 में इस विकलांगता के नंबर को और भी डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया, और 2016 में कितना हो गया, टोटल 21 हो गया, है ना। चेंजेस लाया गया, रिफॉर्म्स लाया गया, बहुत सारे बदलाव लाए गए। तो यानी कितनी डिसेबिलिटी को यहाँ पे जोड़ा गया, ऐड करो। 7 में अगर आप 14 जोड़ोगे तो कितना होगा, 21, यानी 14 और डिसेबिलिटी को इसमें जोड़ा गया, है ना। तो पहले एक्ट में कुल 14 और विकलांगताओं को जोड़ा गया, यानी 7 में और 14 जोड़कर 21 लाया गया। यानी अगर क्वेश्चन आए कि पहले वाले एक्ट में कितना था, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, पहला वाला एक्ट क्या था, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट था, जो कि 1995 में आया था, है ना। तो उसमें 7 था, लेकिन जब इसको नाम में भी इसके चेंजिंग आए, राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट, तो उसमें 21 कर दिया गया, ठीक है। अब कौन कौन से 21 हैं, आप एक सरसरी नजर से आप देख सकते हो, ठीक है। ये है कुछ 21 डिसेबिलिटी जो कि आपको राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में आता है, जो कि 2016 में आया, जिसमें एसिड अटैक विक्टिम को लाया गया, है ना। इसमें स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी को लाया गया, इसमें डॉर्फिज्म को आया, पार्किंसन डिजीज को लाया गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को लाया गया, बहुत सारे डिसऑर्डर को, लो विजन, ब्लाइंडनेस, सब इसमें आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है। अब इस एक्ट के अंदर जो भी बच्चे आते हैं उनको सरकारी नौकरी में 4% का आरक्षण दिया जाएगा, यानी 4% रिजर्वेशन मिलेगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। कौन से बच्चों को,
जो कि पर्सन राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर आते हैं। अब सारे बच्चों को नहीं मिल जाएगा, जो बच्चे इसके अंडर में आते हैं कितना परसेंट मिलेगा, 4% का आरक्षण मिलेगा, 4% का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी 4% सीट इन लोग के लिए रिजर्व रखी जाएगी। अब सारे सबको नहीं, यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रावधान रखे, कुछ नियम बताए कि लेकिन सरकारी नौकरी में आरक्षण पाने के लिए 40% की विकलांगता होनी चाहिए, यानी आपकी डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, आपके शरीर का जो अंग काम नहीं कर रहा वो 40% तक इफेक्टेड होना चाहिए, तभी आपको 4% का रिजर्वेशन मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि अगर बोले कि 30% वाले को मिलेगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिनकी डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा है उसी को 4% आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरी में। एज ग्रुप कौन सा आएगा इसमें? अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की हम बात करते हैं तो उसमें किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? 6 से लेके 14 साल के बच्चों को क्या दिया जाता है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना है। लेकिन राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे, जो बच्चे डिसेबल है, उनके लिए एज ग्रुप 14 से बढ़ा के क्या कर दी गई है? 18 कर दी गई है, यानी 6 से लेके 18 तक बच्चे स्पेशल चाइल्ड बच्चे होंगे और नॉर्मल चाइल्ड के लिए 6 से लेके 14 साल। इस चीज को आप याद रखिएगा, है ना। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 से लेके 18 आयु वर्ष के सभी विकलांग बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।